हमारा उत्तर प्रदेश में पहला काम और मिशन ये है, बाबा मुख्यमंत्री ना बने बल्कि बाबा गोरखपुर में जाकर मठ में बैठ जाए। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा। साला याद रखो आप। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुसलमान के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की, किसान आंदोलन की और आंदोलन के बहाने विपक्ष की राजनीति की। तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद भी किसानों के आंदोलन को जबरन लंबा खींचने की तैयारी में जुटे संयुक्त किसान मोर्चा ने एक तरफ जहां 17 और कानूनों को वापस लेने की नई मांग सरकार के सामने रखी है, वहीं ओवैसी ने सीएए को रद्द करने की मांग की है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने सीएए को रद्द करने की मांग के से आगे बढ़ते हुए एनआरसी और एनपीआर को लेकर भी सरकार को चेतावनी दे डाली है। ओवैसी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वो शाहीन बाग जैसा आंदोलन लखनऊ में भी शुरू करेंगे और लखनऊ को शाहीन बाग में तब्दील कर देंगे। 2022 के प्रथम तिमाही में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं और इस चुनाव के पहले एनआरसी या एनपीआर लाने की कोई योजना मोदी सरकार की नहीं है। ऐसे में ओवैसी सीएए, एनआरसी और एनपीआर का डर दिखाकर केवल अपनी राजनीति ही चमका रहे हैं। किसानों को मोहरा बनाकर राजनीति करने वालों का दांव भी कृषि कानून को वापस लेने के बाद फेल हो चुका है और यही वजह है कि ओवैसी और टिकैत अपने अपने तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के बहाने ढूंढ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या ओवैसी की धमकी चुनाव पर कोई असर डालेगी, क्या टिकैत की बढ़ती मांगों की लिस्ट किसानों के फायदे के लिए या यह स्वांग विशुद्ध रूप से सिर्फ विपक्ष के फायदे पहुंचाने के लिए रचा जा रहा है। करेंगे चर्चा और चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा उत्तर प्रदेश में पहला काम और मिशन ये है कि बीजेपी की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में ना बने और बाबा मुख्यमंत्री ना बने बल्कि बाबा गोरखपुर में जाकर मठ में बैठ जाए। और हम मुतालबा करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा। साला याद रखो आप। सुनिए आपने गद्दार ओवैसी की मांग, कृषि कानून वापस लेने का पीएम मोदी ने ऐलान क्या किया। टुकड़े टुकड़े गैंग और कथित बुद्धिजीवियों को उम्मीद की नई किरण दिखने लग गई। इन्हें लग रहा है कि जब पीएम कृषि कानून वापस ले सकते हैं तो सीएए, एनआरसी भी। लेकिन यह नहीं जानते कि कृषि कानून वापसी के अपने कारण है, वो देश के लिए था और सीएए, एनआरसी वापस न लेना भी देश के लिए होगा। लेकिन समाज में जहर घोलने वाले इन कट्टरपंथियों को कौन समझाए कि देश को सीएए, एनआरसी के नाम पर बार बार आग में धकेलने का इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। हालांकि बाराबंकी में ओवैसी ने मांग का ऐलान कर यूपी को शाहीन बाग बनाने की धमकी दे डाली है। अब यह आप पर भी निर्भर करता है कि आपको देश को आग में झुलसने देना है या नहीं। क्या आप एक बार फिर देश को शाहीन बाग बनने देंगे? बता दें कि दिल्ली का शाहीन बाग सीएए और एनआरसी के विरोध का केंद्र रहा था। वहां सीएए के खिलाफ आंदोलन के लिए सैकड़ों महिलाओं ने कई महीनों तक डेरा डाल रखा था। दिल्ली पुलिस ने 2020 की शुरुआत में कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लगाया, तब जाकर धरना स्थल खाली किया गया। करेंगे चर्चा की शुरुआत और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत पटेल उमराव बीजेपी की तरफ से, इसके अलावा फरहत अली खान मुस्लिम स्कॉलर के रूप में और अमित सांगवान संयुक्त किसान मोर्चा के लॉयर भी हैं और उनके कानूनी सलाहकार भी हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत फरहत अली खान जी से मैं करना चाहूँगा। फरहत जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसान आंदोलन पहले से ही एक तरीके से अपनी भूमिका में था, लेकिन अब कृषि कानून वापस लेने के बाद से फिर से एक दूसरी भूमिका रची जा रही है किसान आंदोलनों के लिए और किसान आंदोलन में सक्रिय नेताओं के लिए। और दूसरी तरफ ओवैसी जो है वो लगातार इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अभी हाल में जो ओवैसी का जो यह बयान आया है कि वो लखनऊ को शाहीन बाग में बदल देंगे, सीएए और एनआरसी का जो भय दिखा रहे हैं लोगों को, क्या आपको लगता है कि
मुस्लिम मतदाता जो है क्या ओवैसी के बहकावे में आ जाएंगे? क्या मुस्लिम मतदाता उत्तर प्रदेश के इतने बेवकूफ हैं, क्या इतने नासमझ हैं कि ओवैसी उन्हें भड़काएंगे और वो उनके बहकावे में आ जाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आपको मिल जी रही है? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। देखिए, ओवैसी जहनी आतंकवादी है, जहनी आतंकवादी। ये लोगों के जहन में आतंकवाद पैदा करने का प्रयास करते। उत्तर प्रदेश की जो मुस्लिम समुदाय, क्योंकि मुस्लिम समुदाय की मैं यहाँ पर बैठ के नुमाइंदगी कर रहा हूँ, जब हमारे साथ हम गरीबों के साथ में योगी सरकार न्याय करती है, जब हमें घर मिलते हैं, प्रधानमंत्री आवास मिलते हैं, राशन मिलता है, आयुष्मान कार्ड मिलते हैं, उस वक्त में ये लोग कहां चले जाते हैं? जिस वक्त में सरकार हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, चुनाव में ये लोग निकलते हैं और मुसलमानों के, जो हमारे भोले वाले मुसलमान हैं, उनके दिमागों को ये किडनैप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, सुदर्शन न्यूज चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बुलाया। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश का खास तौर से मुसलमान इनके भड़काने और बहकाने में बिल्कुल नहीं आएगा। और हम जो इनकी कोशिश है, नापाक कोशिश, हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल पूरी तरीके से नाकाम करेंगे। फरहद साहब, लेकिन ये तो है, ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब विकास होता है प्रदेश का तो उस पर हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता। योगी सरकार किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करती, चाहे कोई भी योजना हो, सभी योजना सभी तक बराबर रूप से पहुंच रही है। लेकिन ओवैसी जब आकर के बीच में इस तरीके की बातें करते हैं, आप हमारे सामने ये बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी मुसलमान उत्तर प्रदेश का आकर के उनका प्रतिकार सामने से नहीं करता। क्या अंदर से ऐसा लगता है कि ऊपर से बोलने की भाषा अलग है और अंदर की बात कुछ और है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, एक यकीन तो पूरे हिंदुस्तान को करना पड़ेगा कि हम जो हैं वो गौरी या जो लोग आए थे उनके वंशज नहीं है। हम वंशज हैं अशफाकुल्लाह खान, जिन्होंने शहादत दे दी, फांसी का फतवा कबूल किया था, लेकिन झुकना और हटना कबूल नहीं किया था। हम ओवैसी को आपके माध्यम से मैं जवाब देता हूं कि ओवैसी सुन ले, बहुत आपके इसका एहतराम करते हुए कि डिबेट बहुत एहतराम से होगी, लेकिन ओवैसी को तू से बोलूंगा कि अब हिंदुस्तान का मुसलमान और जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है तेरे बहकावे में नहीं आएगा। ओवैसी, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है, वरना इसकी दाढ़ी खींच लूं मैं अगर मेरा बस चले, क्योंकि ये हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं, ये खंडित कर देना चाहते हैं, और हम मुसलमान यहाँ सुकून से रहना चाहते हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में हमने दिखाया है कि सुकून किस तरीके से रहा जाता है। चाहे धारा 370 का मामला हो, हम लोग सुकून से रहे, चाहे राम मंदिर का मामला हो, हम लोग सुकून से रहे, ट्रिपल तलाक हो, हम लोग सुकून से रहे। हमारा सुकून धर्म भरम कर देता है। आपके टीवी चैनल के माध्यम से बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, कि ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, ये अब जेल में होना चाहिए। अब हिंदुस्तान का मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ एक और इत्तेफाक से रहना चाहता है। ये मैं डर के नहीं कह रहा हूं, जहां चाहे आप उससे कहलवा लें, मैं ओवैसी का घोर विरोध करता हूं। बिल्कुल। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा फरहद साहब की, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार, प्रधानमंत्री खुद आगे आकर के तीनों जो कानून थे उसको वापस लेना, रिपील करने का ऐलान करते हैं, और उसके बाद भी यह आंदोलन जो है कहीं से भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और इनफैक्ट आज जो किया है महापंचायत में, जो टिकैत ने कहा है कि 17 नई मांगों को लेकर के वो सामने आ गए हैं और ये लिस्ट दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये किसान आंदोलन जो चल रहा है ये सिर्फ राजनीति के लिए, विपक्ष की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए और उसको आगे करने के लिए, सरकार को परेशान करने के लिए एक एजेंडा चलाया जा रहा है? वास्तविक किसान जो है उनको इस आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही आंदोलन में बैठे जो नेता हैं उनको वास्तविक किसान से कुछ लेना देना है। देखिए, किसान आंदोलन तो है ही नहीं। ना हमें दूध की परेशानी हुई, ना सब्जी की परेशानी हुई, ना अनाज की परेशानी हुई। इसका साफ मतलब जाहिर होता है कि वहां पर गैर मुल्की शय पर कुछ लोग बैठे और कुछ लोगों ने कोशिश की इस मुल्क को बांटने की। अब बहुत, मैं तो कहता हूं मोदी जी ने जो है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी मुझे कुछ बख्श देंगे, कुछ दे देंगे, लेकिन मेरा देश अखंड रहेगा, मेरे देश में शांति रहेगी,
मोदी जी ने मुझे सब कुछ दे दिया, ये देखे। और ये लोग राजनीति नहीं करते, वहां पर ऐसा प्रारूप कर देते जिससे विदेशी ताकतें जो हमारे लिए हर वक्त मुंह खुले बैठी हैं, अगर वो पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करता है, सुन लीजिए आपके माध्यम से कह रहा हूं, तो उसका बम ये नहीं देखेगा कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नेस्तो नाबूद हो जाती है, या कोई मंदिर नेस्तो नाबूद हो जाता है, या जामा मस्जिद नेस्तो नाबूद हो जाती है। जो भी मुसलमान आपके टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि अब वतन परस्ती हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, ईमान की निशानियों में अब वतन का साथ देना है। और ये किसान आंदोलन, शाहीन बाग जैसे आंदोलन में अब मुसलमानों को इसका बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए। हमारी सरकार चाहे कोई सी भी हो, किसी की भी हो, हमेशा सरकार और कानून के साथ रहना चाहिए। बिल्कुल। अमित सांगवान जी, आप भी बात को सुन रहे होंगे। पिछली बार जब आपसे बातचीत हो रही थी तो आप कह रहे थे कि नहीं, आंदोलन में जो वापस ले लिया गया है इतने से बात नहीं बनेगी, जो मांगे थी उन मांगों को भी मांगा जाना चाहिए, माना जाना चाहिए। और अभी जो फरद साहब कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कृषि कानून वापस लिया गया है उस तरीके से दूसरे कानून को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए ओवैसी और किसान आंदोलन में जो नेता है ओवैसी ऐसे लोगों के साथ हाथ मिला रहे हैं और सरकार को एक तरीके से दबाव डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं? वास्तविक जो समस्या है किसानों की, उन समस्याओं से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। सांगवान जी चैनल में है, उनको मैं बता देना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन है ही नहीं। तो फिर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किसी तालिबानियों से कहा है कि आंदोलनरत किसान अपने घर पे जाएं? पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि सबको अपना फंडामेंटल राइट्स है धरना विरोध और प्रदर्शन करने का। हम किसी भी ओवैसी का या किसी भी का एनआरसी के मुद्दे का समर्थन नहीं करते, क्योंकि हमारा मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है। ये आंदोलन कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है, ये किसानों से जुड़ा हुआ आंदोलन है, जिसमें मुख्य रूप से जो मांगे थी एमएसपी की गारंटी और काले कानूनों की वापसी, जिसमें धन्यवाद के साथ हम देश के प्रधानमंत्री का आभार इस वजह से प्रकट करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए और उन्होंने कानूनों को वापस लिया। देश की 80 करोड़ जो किसान मजदूर हैं उनकी भावनाओं को समझा और उनके लिए हम धन्यवादी भी हैं। बस एमएसपी के लिए हमारी कमेटी बनाए और एमएसपी को लीगल स्टेटस दे। इसके अलावा जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो, चाहे पोल्यूशन एक्ट हो, चाहे आंदोलन के दौरान जो झूठे मुकदमे दायर किए उनकी वापसी की बात हो, चाहे 750 हमारे जो किसान हैं जो आज हमारे बीच नहीं रहे, वो इस आंदोलन की वजह से ही नहीं रहे। जिस तरीके से तेलंगाना के सीएम ने आगे बढ़ते हुए एक बहुत बेहतरीन मुहिम उनके लिए की है कि 3 लाख रुपए हर एक उस किसान को जो आंदोलन के दौरान जो नहीं रहे उनको देने का काम किया है। ऐसे बड़ा दिल देश के प्रधानमंत्री को दिखाना चाहिए। जो ठीक है, ये सब चीज सांगवान जी, ये सब मांगे तो आंदोलन को खत्म करने के बाद भी बातचीत की जा सकती है, जब बातचीत का रास्ता कभी बंद ही नहीं हुआ, हमेशा से खुला रहा और आंदोलन रद्द करने, कानून को रद्द करने की मांग आप लोग करते रहे और आप बार बार कह रहे थे कि रद्द होगा कानून तभी बातचीत होगी। अब अगर कानून रद्द हो गया है या रद्द होने वाला है, संसद से प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है, तो आपको तो आंदोलन खत्म करना चाहिए। उसके बाद बातचीत का रास्ता तो खुला हुआ है, बातचीत कीजिए आप, लेकिन आंदोलन को जारी रखना, रोज नई मांगों को सामने में लेकर के रखना और लोगों को परेशान करना, केवल किसान ही नहीं बाकी लोग भी तो परेशान हो रहे हैं आपके आंदोलन से। मुकेश जी, एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जिसका किसानों ने रास्ता रोक रखा है, अगर परेशानी वाली बात है। मेरा रोज रास्ता, भाई साहब, मैं तो खुद भुक्तभोगी हूं। मैं यहां से चंडीगढ़ जा रहा था, मुझे चंडीगढ़ जाने नहीं दिया गया। मैं सिग्गू बॉर्डर पे मुझे बहुत परेशानी हुई, मुझे कम से कम जो है 20 किलोमीटर जो है वो डाइवर्ट करना पड़ा अपना रास्ता। लौटते में भी मुझे परेशानी हुई और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं चूंकि हम लोग चंडीगढ़ जाते आते रहते हैं तो परेशानी तो होती है। आपने बीच रोड पे सारे जो है टेंट लगा के रखा है, आपने परेशानी कैसे नहीं होगी? आप मैं कहता हूं कि दोबारा विजिट कीजिए। मुझे नहीं पता आप किस मोर्चे, सिग्गू बॉर्डर की बात कर रहा हूं सर, सिग्गू बॉर्डर की बात कर रहा हूं। चारों पर टेंट लगे हुए हैं, बीचों से दोनों तरफ से रास्ते हैं और जो लास्ट में जो बैरिकेड लगा रखे हैं वो दिल्ली पुलिस के बैरिकेड है, वो संयुक्त किसान मोर्चे के बैरिकेड नहीं है। आप उनमें देख सकते हैं। ये दूसरी बात आपने मोटे तौर पे कही कि बातचीत आंदोलन खत्म होने के बाद भी की जा सकती है। एक बात बताइए, एमएसपी के लिए अब तक कितनी बार बातचीत हो चुकी है सरकारों के बीच और किसानों के बीच? क्या आज तक, चाहे वो यूपीए हो या एनडीए गवर्नमेंट हो, क्या आज तक एमएसपी को लीगल स्टेटस देने का काम किया है? देश के प्रधानमंत्री जब 2011 में मुख्यमंत्री थे,
और जो जब कंज्यूमर अफेयर कमेटी के जब वो प्रेसिडेंट थे, तो उस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लेटर, उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को लेटर लिखे थे। ठीक है, ये बात सबको पता है, तभी कुछ बातें हमारे साथ प्रशांत पटेल उमराव हैं बीजेपी की तरफ से, वो जवाब देंगे आपकी बात का। प्रशांत जी, क्या कहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो एमएसपी के लिए वो खत लिखा करते थे, और ये सही भी है, खत लिखा करते। तब की स्थिति और अब की स्थिति में क्या फर्क है? क्या किसान जब तक एमएसपी की मांग अब करने लगे कि भाई पहले कह रहे थे कि रद्द करो उसके बाद हम बातचीत करेंगे, अब कह रहे नहीं पहले एमएसपी की गारंटी दो, कहां तक ये खींच के जाएगा ये आंदोलन? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने गुरु पर्व के दिन बड़ा दिल दिखाते हुए और संवेदनशीलता दिखाते हुए किसान भाइयों की मांग का समर्थन करते हुए किसान कानूनों का वापस लेने का निर्णय लिया था। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि कानून गलत नहीं, लेकिन हमारी कुछ हो सकता है कमी रह गई हो कि हम किसानों को उनके कन्विंस नहीं कर पाए, उनको चीजें समझा नहीं पाए, उनके फायदे की बात। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं किसानों के लाभ के लिए कानून लेकर के आया था, देश के लिए कानून वापस ले रहा हूं। और लगातार किसान भाइयों की लगातार 13 दौर की बातचीत भी, उसमें कई सारी बातें हुई, और प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में बोला है कि हम आगे जो मुद्दे हैं, चाहे प्राकृतिक खेती की बात हो या एमएसपी की बात हो, उसमें कमेटी बनेगी। कमेटी में कृषि वैज्ञानिक रहेंगे, किसान भी होंगे, राज्यों के प्रतिनिधि भी होंगे, विपक्ष के लोग होंगे, वो सब लोग मिल बैठ के डिसाइड करेंगे, आगे का जो रास्ता होगा उसका खुलेगा। लेकिन जो मुख्य मांग जो किसानों की थी, उसको प्रधानमंत्री जी ने मान करके प्रधानमंत्री जी ने क्लियर बोला है कि कानून वापस होंगे, और 29 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो रहा है, कानूनी तौर पर भी कानूनों को रिपील कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात प्रशांत जी, ये केवल मामला केवल किसान और सरकार के बीच का नहीं है। किसानों के आंदोलन को लेकर के जो आम लोगों को जो परेशानी हो रही है, अब ये आंदोलन पहले दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पे था, अब ये उत्तर प्रदेश पे जा रहा है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे प्रदेशों में जाएगा। तो सरकार की जिम्मेदारी केवल किसानों को अपीज करना या किसानों को खुश रखना, उनकी मांगों को मानना नहीं है। आम जनता को जो परेशानी हो रही है इस आंदोलन के कारण, उसको कौन एड्रेस करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है सड़क खाली कराने के लिए। मुझे लगता है दिसंबर के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, और पिछली हियरिंग में भी सुप्रीम कोर्ट ने किसान पक्ष से बोला था कि आप कब तक रास्ता नहीं खाली करेंगे, तो किसानों ने बोला था कि हमने रास्ता नहीं रोक रखा, पुलिस ने रोक रखा है। तो गाजीपुर बॉर्डर से मैं दिल्ली निकलता हूं, तो मैंने देखा कि दिल्ली पुलिस ने अपने बैरिकेड्स वगैरह हटा लिए हैं। अब बाकी दूसरे पक्ष को देखना है कि कब जगह खाली करना है, और उनको सुप्रीम कोर्ट में भी जवाब देना पड़ेगा। अगर वो वास्तव में संविधान कानून की लोग बात करते हैं, संविधान कानून को मानते हैं, तो वहां पर साफ साफ बात रखेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे कि नहीं हमने रास्ता नहीं खाली किया। क्योंकि मैं तो गाजीपुर बॉर्डर से डेली आता हूँ, नोएडा देखता हूँ, पूरे टेंट सड़क पे लगे हुए हैं, दिल्ली पुलिस का कहीं बैरिकेड नहीं है। तो ये चीजें सुप्रीम कोर्ट देखेगा इस मामले में। बिल्कुल, लेकिन एक चीज प्रसाद जी जो मांग कर रहे हैं, जो कि अभी अमित सांगवान जी कह रहे हैं कि एमएसपी की मांग जो है वो सबसे अहम मांग थी, और लोग जो है, जो किसान जो है, वो एमएसपी की मांग को लेकर के ही इस कानून का विरोध कर रहे थे, जो उनकी मुख्य मांग थी कि एमएसपी की गारंटी सरकार दे। क्या आपको लगता है कानून रिपील कर लेने के बाद जो है एमएसपी की गारंटी देने की स्थिति में सरकार है? क्या इस पे बात करेगी, या जो किसान जो भय जता रहे हैं या उनको जो आशंका है कि सरकार एमएसपी की गारंटी नहीं देगी, इसलिए हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है कि सरकार नहीं मानेगी इसलिए हम आंदोलन जारी रखेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ पहली मांग तो केवल किसान कानूनों को, 3 कानूनों को वापस लेने की थी किसानों की, उस विषय को मान लिया गया। अब बाद में नई नई चीजें जोड़ी जा रही है। जहां तक एमएसपी का प्रश्न है, तो एमएसपी का जो प्रश्न खत्म हुआ ही नहीं। सरकार ने तो बोला कमेटी बैठेगी, और कोई ये चूंकि एमएसपी का विषय बड़ा है, उसमें एक पक्ष कोई निर्णय नहीं ले सकता, उसमें कमेटी बैठेगी, कमेटी जैसा निर्धारण करेगी, उस हिसाब से उसका आगे बढ़ा जाएगा। सांगवान जी, क्या आपको लगता है जो कमेटी जो फैसला करेगी किसान मोर्चा को मंजूर होगा? देश का किसान दिल्ली के 6 बॉर्डरों पर धरना लगाए हुए हैं। क्यों लगाए हुए हैं? क्योंकि उनको दिल्ली में नहीं जाने दिया गया। जिस परेशानी की बात कर रहे हो, परेशानी दिल्ली पुलिस की वजह से हो रही है, दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से हो रही है, जिसका सीधा नियंत्रण गृह मंत्रालय। गजब बात कर रहे हैं आप। किसान को रोक दिया गया। अगर दिल्ली में आने दिया जाता तो भाई दिल्ली में परेशानी होती। दिल्ली में तो आप राष्ट्रपति भवन पहुंच जाते, आप संसद पहुंच जाते, लाल किला पे पहुंच करके क्या तमाशा किया था आपको पूरी दुनिया देख रही थी। नहीं, लाल किले पर जिन लोगों ने काम करवाया है उसको भी पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो को भी देख रही है। लेकिन मेरा विषय ये है कि आंदोलन करते हुए लगभग 1 साल हो गया। इस कमेटी का जिक्र आज जो कर रहे हो, उस कमेटी का जिक्र 1 साल पहले से क्यों नहीं निर्धारित किया कि हम कमेटी को स्टार्ट कर देते? अगर छोड़िए ना, पुरानी बातें छोड़िए। प्रधानमंत्री ने तो माफी भी मांग ली है। पुरानी बातें हम छोड़कर चल रहे हैं, लेकिन आप जल्दी से जल्दी कमेटी निर्धारित कीजिए।
इसमें कौन कौन आपको लोग शामिल करने हैं उनको शामिल कीजिए, और कितना समय लगेगा वो समय आप हमें बता दीजिए। देखिए, ये शिष्टाचार नहीं है कि एक तरफा बात करके और ये कह देना कि आंदोलनरत किसान अनुठ कर घर चले जाओ। देखो, होना ये चाहिए था कि जिस तरीके से 11 दौर की जो बातचीत हुई थी, एक दौर की बातचीत और हो जाती तो संयुक्त किसान मोर्चे के और बाकी जो किसान संगठन है उनके नेताओं को बुलाते भाई। तो इसमें आप लोगों को क्यों दिक्कत है? आप बातचीत कर करके आपकी मांग मांगी जाए, या जो 11 दौर की जो बातचीत हुई थी उसमें भी तो यही निकल करके आया था ना कि भाई पहले किसान के ये जो तीनों कानून है, कानून को वापस ले। अगर सरकार ने आपके 11 दौर की बातचीत के आधार पे ही कानून को वापस ले लिया, तो 12वें दौर की बातचीत पे क्यों अड़े हुए हैं? देखिए, 12वें दौर की बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है, कानून वापसी को लेकर हम बातचीत नहीं करना चाहते, वो स्पष्ट है कि वो वापस ले ली तो बातचीत का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन एमएसपी को कैसे लीगल स्टेटस देना है, नहीं, ये तो बात हुई जो आप विरोध है करना है सरकार को, तो किसी भी तरीके से विरोध करते रहो, चाहे आप मेरी सारी मांगे मान लो, फिर भी हम विरोध करते रहेंगे। देखिए प्रभु, मैं एक बात कह रहा हूँ, हम यहाँ पर कोई सत्ता परिवर्तन करने के लिए या सत्ता में काबिज होने के लिए नहीं बैठे हुए। हम चाहते हैं कि देश में एक ऐसी व्यवस्था हो जो किसान और मजदूरों के हित की बात करे। क्या अब तक संयुक्त किसान मोर्चे ने किसी भी विपक्ष के नेता को अपने स्टेजों पर चढ़ने दिया है? क्या नहीं, सामने से भले ही ना चलने दिया हो, सामने से भले ही नहीं चलने दिया हो, नहीं, सामने से बैकडोर से कहीं पर भी नहीं चलने दिया है। आप है ना, कोई एक वीडियो। अरे तो आपके जो नेता राकेश टिकैत है, आपको क्या लगता है कि वो क्या पॉलिटिकल आदमी? 2 चुनाव लड़ चुके हैं भाई, 2 चुनाव हार चुके हैं। पॉलिटिकल आदमी कौन नहीं है, आप ये बताइए ना। राकेश टिकैत क्या पॉलिटिकल नहीं है? हर मतदाता। क्या योगेंद्र यादव जो है क्या पॉलिटिकल नहीं है? क्या आम आदमी पार्टी से उनका रिश्ता था? आज भले निकाल दिया गया चुनाव, तो वो भी लड़े हैं लोकसभा का, और जितने भी आपके साथ प्रतिनिधि सबके पॉलिटिकल एजेंडा है। आपके क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैं पॉलिटिकल एजेंडे के लिए मना नहीं कर रहा, और मैं इस बात के लिए मना नहीं कर रहा कि राजनीतिक विज्ञान का एक हिस्सा है आंदोलन करना। लेकिन मेरा यहाँ पर सिर्फ मत इतना था कि किसी भी विपक्षी पार्टी को इस आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक रोटियां सेकने का काम हमने नहीं करने दिया। हम वो इसलिए नहीं करने दिया क्योंकि आप लोग खुद सेक रहे हैं ना, दूसरे को नहीं सेकने दे रहे हैं। अब देखिए, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो थी, वो तो खुद आंदोलन कर रही थी ना, फिर बाद में उन्होंने पार्टी बनाया, तो वो दूसरे को नहीं सेकने दे रही थी, बोले हम खुद ही सेकेंगे भाई। देखिए, हमने आम आदमी पार्टी ने पार्टी बनाई या आंदोलन कैसे किया, मेरा मत ये नहीं है। मेरा मत सिर्फ इतना सा है कि हमने आंदोलन में किसी राजनीतिक पार्टी की रोटियां नहीं सेकनी थी, और आंदोलन से पहले कौन नेता किस पार्टी में थे वो महत्वपूर्ण नहीं था, और बाद में कौन नेता किस पार्टी में होंगे उसके लिए हमें नहीं पता, उसके लिए हम कमिटेड नहीं है। बट वर्तमान सिनेरियो में संयुक्त किसान मोर्चे ने एक भी ऐसा लीडर नहीं है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ रहा हो या फिर लड़ने की सोच रहा हो वर्तमान परिस्थिति में। ये तो आप वही बात कह रहे हैं जो अभी नहीं, जो भी नेता आपके हैं, जिस पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं, जिस तरह से विपक्ष के नेताओं के साथ उनका उठना बैठना बातचीत है, एवरीबॉडी नोज, सारे पब्लिक डोमेन में है। इस बात को आप कैसे कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है? क्या कांग्रेस का एजेंडा, क्या कांग्रेस के नेताओं से आपके नेताओं की बातचीत नहीं होती? क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं से? आम आदमी पार्टी ने आपको पूरी फैसिलिटी दे रखी है दिल्ली में, फ्री का बिजली, फ्री का पानी, फ्री का इंटरनेट, टेलीविजन, गाड़ी की सुविधा, पेट्रोल पंप, सारी चीजें वो दे रहा है। लंगर आपके कांग्रेस पार्टी वाले चला रहे हैं वहां पे, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का हस्तक्षेप नहीं है। प्रशांत जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, झूठ तथ्य रखने के लिए तो कुछ भी रखे जा सकते हैं। योगेंद्र यादव जो कमेटी के मेंबर हैं, वो स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, कई चुनाव, अभी उनकी पार्टी सक्रिय है। देखिए, बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है, बोलने का अगर झूठ तक रखने की बात है। खैर, विषय वो नहीं है, लेकिन विषय अगर जो किसान आंदोलन के बहाने, जो किसान आंदोलन जो सरकार को करना था, सरकार ने कर दिया है। 29 तारीख को कानून वापस हो जाएंगे, और एक्चुअल में जिनका एजेंडा था, जिनको लाभ मिलना था, उनको लाभ नहीं मिलेगा, जिनको, और जो लोग उसको मिसयूज करना चाहते थे उसको मिसयूज कर रहे हैं अपने अपने एजेंडे के लिए। और जहां तक सीए की बात है, सीए का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, और सीए का समर्थन महात्मा गांधी जी ने किया था। सीए का समर्थन तो मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री जी थे, वो करते रहे, और ऐसा नहीं थी कि इसका कोई भारत के लेना देना। सीए का मतलब यह था कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और सीए कानून तो भाई जवाहरलाल के टाइम में ही आया था ना, 1955 का ही तो मामला है ये। बिल्कुल, वहाँ के जो माइनॉरिटीज हैं, जो वहाँ के जो प्रोसिक्यूटेड है, उसमें सब शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, भील हैं, उनको, उनके वहां पर आप देखिए पाकिस्तान में कितना डेली अत्याचार हो रहा है। बच्चे के साथ अभी रेप करके उसकी हत्या कर दी गई, बच्चियों को उठा लिया जाता है, डेली पाकिस्तान से इस तरह की खबरें आती हैं। अफगानिस्तान से हमारे सिख भाई किस तरीके से उनको अपनी जान बचा करके भाग के आना पड़ा, वहां पे गुरुद्वारों पर तालिबानियों का कब्जा हो गया। तो ऐसे लोगों के सीए कानून लाया गया मानवता के आधार पर,
कि भाई उनकी जान बचाने के लिए अगर वो भारत में शरण लेना चाहते हैं, कि भारत उनकी नैसर्गिक रूप से मातृभूमि नहीं है, लेकिन पुण्य भूमि और पितृभूमि है, वो कहाँ जाएंगे? भारत के अलावा कहाँ, कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। बांग्लादेश से अभी हमने देखा, बांग्लादेश में कितना बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, वहां मंदिरों को जलाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, वहां पे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार किया गया। और एमआईएम के लोग, एमआईएम का जिसका अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन उसकी पार्टी का करें, मुसलमान इत्तेहादुल, उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है कॉन्फ्रेंस ऑफ मुस्लिम यूनिटी, तो यानी कि उसकी पार्टी का नाम ही मुस्लिम यूनिटी की कॉन्फ्रेंस है, और वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, क्या धोखेबाजी करते हैं ये लोग, मीम भीम की बात करते हैं, लेकिन इनकी पार्टी जो है केवल मुस्लिम यूनिटी के लिए उनकी पार्टी बनी हुई है। तो ये बेवकूफ बनाने की बात करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो सबसे अधिक जो सीए का लाभ मिलने वाला या मिल रहा है, वो जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के शेड्यूल्ड कास्ट, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो भाई बहन हैं, उनको लाभ मिलता है। बिल्कुल। तो प्रशांत जी, क्या अगर ओवैसी जैसे लोग कह रहे हैं कि सीएए और एनआरसी का भय दिखा रहे हैं और नहीं करेंगे तो हमसे वहाँ पर शाहीन बाग वहाँ पर करेंगे जैसा कि दिल्ली में किया था, तो क्या योगी सरकार इन्हें शाहीन बाग बनाने देगी वहाँ पे? देखिए, दिसंबर 2019 में कुछ लोगों ने उपद्रव हिंसा किया था लखनऊ में, क्या परिणाम हुआ? उनके पोस्टर लगाए गए, करोड़ों रुपए की उनकी संपत्तियां जब्त की गई, और आज उनको कई सारे लोग जेल में बंद हैं। तो अगर कोई चाहता है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की उपद्रव की घटनाएं कर देंगे, तो ये संभव नहीं है। लोग लाल किला में भले कर सकते हैं, लेकिन ये सोचे कि इस तरह का उपद्रव लखनऊ या कानपुर में किसी शहर में करने की सोच रहे हैं, तो उनकी पुश्तें बीत जाएंगी, उसका जो उनके ऊपर जो फाइन होगा, मुआवजा देना पड़ेगा। तो ऐसा करने की ना सोचे। दूसरी बात, अमित जी मैं आऊंगा आपके पास जी। ये का भारतीय किसी नागरिक से लेना देना नहीं है, कोई करके तो देखे उत्तर प्रदेश में हिंसा, बनाए शाहीन बाग, और किस शाहीन बाग की बात करते हैं? उसी शाहीन बाग में जिसे भारत को तोड़ने के नारे लगे, प्रधानमंत्री को मारने के नारे लगे, और उसी शाहीन बाग का परिणाम था कि दिल्ली में दंगे हुए, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, सैकड़ों लोग जेलों में बंद हैं, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। क्या ये मॉडल पेश करना चाहते हैं ये लोग? उत्तर प्रदेश में ये सब चीजें नहीं चल पाएंगे, और कोई करके सोचना चाहता है तो आके एक बार करके देखें, पता चल जाएगा क्या होता है उसका परिणाम। बिल्कुल। अब अमित जी, ये जो लोग हैं जो शाहीन बाग कर रहे थे, सीए के विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों ने किसान आंदोलन में साथ दिया था, और अब जब किसान के हित में कृषि कानून जो है वापस लिया गया, तो उन लोगों की मांग है कि भाई जिन किसानों को हम लोगों ने समर्थन दिया था, वो किसान अब हमें समर्थन दे सीए को वापस कराने में। तो क्या इसमें संयुक्त मोर्चा क्या उस मुद्दे पे भी सोच रही है? क्या संयुक्त मोर्चा भी सीए और एनआरसी को वापस लाने के लिए भी आंदोलन करेगी, या ये भी मांग लिस्ट में रखेगी? क्योंकि आप लोग रोज आपकी मांग की लिस्ट तो लंबी होती जा रही है। देखिए, बेसलेस फैक्ट है कि संयुक्त किसान मोर्चा उस मांग को ऐड करेगा, संयुक्त किसान मोर्चा हर उस मांग को जोड़ेगा जिसमें किसानों की और मजदूरों के हितों की बात की गई हो। रही बात ये कि उन लोगों ने हमारा साथ दिया था या हम उनका साथ देंगे, ये सब व्यक्तिगत। आप कह रहे हैं क्यों? आप ये बताइए जो अरबन नक्सल जो जेल में बंद हैं, आजाद और गांधी, उनको छुड़वाने की मांग आपके किसान मोर्चा कर चुके हैं पहली ही बैठक में। वो कौन सा किसान थे जेल में जो बंद, जो आपके थे नक्सली, जो अरबन नक्सली, उनको छुड़वाने की मांग आपने पहले ही मांग में संयुक्त मोर्चा ने करी थी सरकार के साथ जो बैठक थी? मैं एक सिंपल साधारण बात ये आपके सामने रख रहा हूँ कि हमने उनके घरों में जाकर ये नहीं कहा था कि आप हमारा साथ दो। का और एनआरसी वाले आंदोलन में हर किसी को इस देश में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 91 भी धरना विरोध और प्रदर्शन करने की आजादी देता है। हम उनके घर पे नहीं गए, और कल उनका कोई आंदोलन होगा तो व्यक्तिगत रूप से संयुक्त किसान मोर्चे में कोई जुड़ा है वो जा सकता है, किसी के लिए हर किसी की आजादी है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे का ऐसा कोई भी एजेंडा नहीं है कि वो का या एनआरसी के लिए किसी भी तरह का कोई आंदोलन करेगा। ये हमारी स्टेटमेंट है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग पर्सनली जब आपको साथ देना होता तो आप कहते हैं ये पर्सनल है, उनका कोई सरकारी राजनीतिक एजेंडा नहीं है, और जब उनका काम हो जाता है तो बोलते हैं अपने अपने हिसाब से आप लोग फैसले चेंज करते रहते हैं। लखनऊ में जो अभी ओवैसी ने जो कहा है कि हम शाहीन बाग करेंगे और योगी जी को सत्ता से हटाने के लिए, बेदखल करने के लिए अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, क्या किसान मोर्चा भी इसी तरीके की बात करती है? किसान मोर्चा और किसान मोर्चा बात करेगा, अगर आलू के किसान को उसका उचित मूल्य आलू का नहीं मिला तो योगी जी को हटाया जाएगा। गन्ने में जो लंबी लंबी लाइनें जो गन्ने मिल में लगी है, उन गन्नों का भुगतान नहीं करेंगे तो योगी जी को हटाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा आमों के, जब आम का जो किसान है उसको अपना उचित मूल्य जो नहीं मिलता मार्केट में, तो संयुक्त किसान मोर्चा ये कहेगा कि योगी जी को हटाया जाएगा। और निश्चित तौर पर अगर उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ योगी जी ने किसी भी तरह की कोई जाति करने की कोशिश की है तो योगी जी को हराया जाएगा। हमारा कोशिश अगर मतलब अभी तक आप मान रहे हैं कि योगी जी के राज में किसान खुश हैं?
नहीं, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि योगी जी के राज में आलू का किसान, गन्ने का किसान, आपका धान का किसान और आम के किसान की जो दुर्गति योगी गवर्नमेंट में नहीं, ये किसान तो कभी सामने आए नहीं इतने दिनों में। नहीं, अगर वो नाराज होते तो अभी तक तो सामने आते, भाई आपके साथ ही बैठते, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई किसान, हर एक किसानों को उनके खाते में उनका लाभ पहुंच रहा है। गन्ना के जो किसान है, गन्ना के किसानों को लगातार आपके नेता राकेश टिकैत ने भी गन्ना बेचा है। 2018 में एक बहुत बड़ा जत्था उत्तर प्रदेश से ही चलकर दिल्ली में आया था, जहां वाटर कैनन चलाई गई थी, आंसू गैस के गोले चलाए गए थे, रबड़ की गोलियां चलाई गई थी। वो उत्तर प्रदेश के किसान थे और उस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी की गवर्नमेंट थी। भाई तो उन किसानों को तो मुआवजा और जो गन्ने का जो ये था वो जो राशि थी उनको मिल गई, सारी जो बकाया राशि थी वो भी मिल गई उनको। अब तो उनकी कोई नाराजगी नहीं है। मुकेश जी, आज भी आप उठा के देख लिए कितने किसानों को गन्ने का भुगतान आज भी बकाया है। चलिए प्रशांत पटेल जी बने। प्रशांत जी, क्या गन्ना किसान की नाराजगी अभी योगी सरकार से, क्या चुनाव में कोई रोल इसका रहेगा? क्या गन्ना किसान जो है चुनाव को प्रभावित करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान मुद्दा कुछ है ही नहीं, ना ही कभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ है। और उत्तर प्रदेश में योगी 4.5 सालों में 45 लाख गन्ना किसानों को 1.5 लाख करोड़ का भुगतान किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2.5 करोड़ किसानों को 35,000 करोड़ रुपए दिया गया है। किसानों को लगभग 4 लाख करोड़ का फसली ऋण का भुगतान किया गया है। 36,000 करोड़ से 86,000 किसानों का ऋण माफ किया गया है। इसके अलावा 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है। तो पिछले 65-70 सालों में जितना काम किसानों के लिए योगी सरकार और मोदी सरकार में किया गया है, उसके पहले कहीं पर नहीं किया गया है। अभी हमने जो अर्जुन बाण सागर परियोजना बुंदेलखंड में हमने प्रारंभ की, उससे 4.5 लाख किसानों को उनको पानी मिलेगा, उनके खेतों में पानी मिलेगा। तो इस तरह की चीजें हम आज उत्तर प्रदेश की 30,000 ग्राम पंचायतों में टैप वाटर से सप्लाई हो रहा है। 40 लाख लोगों को आवास दिए गए। अब तो क्या उनमें किसान नहीं है? उनमें मजदूर नहीं है? आज हमने 2.5 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए, क्या उनमें किसानों को लाभ नहीं मिला? तो जो काम हमने ग्राउंड में एक्चुअल किए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में कोई किसान वाला कोई मुद्दा नहीं है। केवल 2 राज्यों का ये आंदोलन था, पंजाब और हरियाणा का। उसको भी मांगे मान ली गई। फरहत साहब, अब लोग केवल अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो लोग कुछ चलाना चाहते हैं वो चलाते रहेंगे, उनका भी समाधान किया जाएगा। ठीक है, वाइंड अप होने का इशारा हो रहा है, लेकिन आखिरी सवाल मैं फरहत साहब से लूंगा। क्या फरहत जी, क्या आपको लगता है कि किसान का मुद्दा उत्तर प्रदेश में है, या ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा का मामला था? उत्तर प्रदेश में किसान खुश है और ये कोई पोल एजेंडा नहीं है? देखें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र हित में, किसान हित में अपना फैसला ले लिया, जिसकी पूरे देश ने सराहना की। तो फिर ये संयुक्त मोर्चा अपना बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाता? किसान अपने बड़े दिल क्यों नहीं दिखाते और अपना आंदोलन वापस क्यों नहीं लेते, जिससे हमारा जो राष्ट्र है वो सुकून महसूस करे? अभी हमारा देश किसानों के मामले को लेकर सुकून महसूस नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से पूरा आश्वस्त है। इसी के साथ साथ जो ओवैसी यहाँ पर आकर के इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, मैं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करूंगा। अभी मुरादाबाद में इन्होंने कहा था कि मैं योगी जी से ऐसी मोहब्बत करता हूं जैसे लैला। तो मैं ओवैसी को ओवैसी नहीं कह के लैला कहूंगा। लैला मतलब अपनी पहचान औरतों की तरह बताना। तो लैला यहाँ पर इस साजिश में बिल्कुल कामयाब नहीं होंगी। और मैं योगी सरकार से अपील करूंगा, मेरे भाई प्रशांत जी बैठे हैं, ये कि मुसलमान देश का बिल्कुल भी और प्रदेश का मुसलमान ये नहीं चाहता कि योगी के यहाँ पर कदम जमे। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए जितने भी मेहमान थे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मिले और हमारे साथ अपनी बात साझा करी। आपने प्रशांत जी आपका, फरहत अली खान साहब आपका और अमित सागवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अभी चुनाव में दिन बाकी हैं, करीब 4 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। ओवैसी और किसान मोर्चा जैसी चीज़ें यहाँ पर होती रहेंगी, लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि वहाँ की जनता, यानी उत्तर प्रदेश की जनता ओवैसी जैसे नेताओं की बात में कितनी आती है, क्योंकि वहाँ के जो मुसलमान हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान की भी जो मंशा है, वहाँ के जो मुसलमान हैं वो भी योगी सरकार से खुश है, क्योंकि योगी सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं वो सभी के लिए है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए है। ना ही धर्म के आधार पर उनकी किसी भी योजना में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया गया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
हमारा उत्तर प्रदेश में पहला काम और मिशन ये है, बाबा मुख्यमंत्री ना बने बल्कि बाबा गोरखपुर में जाकर मठ में बैठ जाए। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा। याद रखो आप।